नमस्कार। आज हम एक काफी उलझे हुए मामले पर बात करने वाले हैं, छांगुर बाबा की कहानी। हाँ, नमस्कार। ये कहानी है तो एक व्यक्ति की, लेकिन इसके तार बहुत दूर तक जुड़े लगते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जांच के दस्तावेज हैं, वो बताते हैं कि कैसे एक आदमी जो कथित तौर पर ताबीज बेचता था, वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। और सिर्फ संपत्ति ही नहीं, विदेशी फंडिंग, एक पूरा नेटवर्क, ये सब बातें सामने आ रही हैं। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत होती है जलालुद्दीन शाह से, उर्फ करीमुल्ला शाह। अच्छा। ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला था, रेहरा माफी गांव। और ये छांगुर बाबा नाम कहते हैं इसलिए पड़ा क्योंकि उसके एक हाथ में 6 उंगलियां थीं। अच्छा, ये बात है। शुरुआत कैसे हुई इसकी? मतलब ये बाबा बना कैसे? देखिए, शुरुआती दिनों में तो वो साइकिल पर घूम घूम कर ताबीज और वो नग वगैरह बेचता था। हाँ, जैसे आमतौर पर होता है। हाँ, फिर धीरे धीरे पीर बाबा या गांव में लोग उसे दुआवा बाबा कहने लगे। और यहीं से मतलब बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ये जो तावीज थे, नौकरी के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, नजर दोष से बचाने के लिए, हाँ, इनके जरिए उसने कथित तौर पर धीरे धीरे आम लोगों में, खासकर जो गरीब थे, जरूरतमंद थे, उनके बीच एक भरोसा बनाया। सही कहा। और लगता है भरोसे की यही जो बुनियाद थी, वो बाद में शायद किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हुई। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने वाला रिश्ता बाद में एक बड़े नेटवर्क का आधार बन सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भरोसे और ताबीज तक ही नहीं रुकी। यहीं से मामला गंभीर होता है। एटीएस मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उनकी रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक नेटवर्क नहीं था, ये पिछले कोई 15 सालों से एक पूरा रैकेट चल रहा था। रैकेट? हाँ। किस तरह का रैकेट? आरोप है कि इसमें धर्म परिवर्तन कराया जाता था, कथित तौर पर। ओह। प्रेम जाल का इस्तेमाल होता था, मतलब प्यार का नाटक करके फंसाना। नाजायज प्रलोभन दिए जाते थे, पैसे का, नौकरी का लालच, शादी का झूठा वादा भी। अरे बाप रे, तो बहुत गंभीर आरोप है। और कहते हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया गया। और इनमें खास तौर पर पढ़ी लिखी हिंदू लड़कियां शामिल थीं। 1000 से ज्यादा? हाँ, ये आंकड़ा बताया गया है। और एक कथित रेट लिस्ट की बात भी सामने आई है। रेट लिस्ट? धर्म परिवर्तन के लिए? हाँ, कथित तौर पर। जैसे ब्राह्मण लड़की के धर्म परिवर्तन के लिए 15-16 लाख रुपए, ओबीसी के लिए 12 लाख रुपए और दूसरी जातियों के लिए 8-10 लाख। सच में? ये तो मतलब पूरा एक धंधा बना रखा था। यही आरोप है। और ये भी कि पैसे और दूसरी फायदों का लालच देकर महिलाओं से इस्लाम कबूल करवाया जाता था। और अगर कोई मना कर दे तो फिर आरोप है कि फर्जी मुकदमे कर देना, ब्लैकमेल करना या फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देना, इस तरह से दबाव बनाया जाता था। ये तो बहुत ही खतरनाक पैटर्न लग रहा है। हाँ, वाकई चिंताजनक है। तो मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं रहा, इसमें पैसे का एंगल बहुत बड़ा है। हाँ, वो फंडिंग वाली बात। हाँ, ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और एनडीटीवी की जांच हुई। उसमें करीब 40 बैंक खातों का पता चला। 40 बैंक खाते? और इन खातों में कथित तौर पर विदेशों से पैसा आया, मिडिल ईस्ट से और नेपाल हवाला चैनलों के जरिए भी। हवाला के जरिए? अच्छा, कितना पैसा? आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। 106 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की बात कही गई है। 500 करोड़? इतना पैसा? ये गया कहाँ फिर? हाँ, यही सवाल है। जांच में पता चला कि इसका इस्तेमाल कथित तौर पर गैर कानूनी जमीनें खरीदने में हुआ, आलीशान हवेलियां बनाने में हुआ। अच्छा। जैसे बलरामपुर में ही एक हवेली बनी करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से। 70 कमरे थे उसमें। 70 कमरे? हाँ, जिसे बाद में जब्त भी कर लिया गया। और कहा जा रहा है कि ये पैसा नेपाल, दुबई, सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान, इस रूट से हवाला के जरिए लाया गया। मतलब एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। बिल्कुल। और ये नेटवर्क सिर्फ पैसों या धर्म तक ही सीमित नहीं था, जैसा आप पहले कह रही थी। हाँ। एटीएस ने ये भी खुलासा किया कि इसमें करीब 50 स्थानीय लोग नामजद आरोपी थे और कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। बड़े नाम मतलब मुख्तार अंसारी माफिया से भी कथित कनेक्शन की बात सामने आई। आ रहे? मुंबई, पुणे तक इसके फाइनेंशियल मैनेजर फैले हुए थे। जैसे एक नाम आया मोहम्मद अहमद खान का। अच्छा। उस पे 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखने का आरोप है। वो तो खैर अभी फरार है। 100 करोड़ की संपत्ति सिर्फ मैनेजर के पास? और राजनीतिक कनेक्शन की बात भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद के लिए प्रचार किया था। अतीक अहमद के लिए? हाँ, और कथित तौर पर मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश की थी। तो मतलब कनेक्शन काफी गहरे और फैले हुए लगते हैं। बिल्कुल। धारा 121A, जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश से जुड़ी है। 153 धर्म के आधार पर नफरत फैलाना।
धोखाधड़ी की धाराएं 417, 420। ये तो सीरियस चार्जेस हैं। बिल्कुल। और साथ में उत्तर प्रदेश का जो नया धर्मांतरण विरोधी कानून है 2021 वाला, उसके तहत भी कार्रवाई हुई। अच्छा। फिर गैर जमानती वारंट जारी हुआ, हाँ, मतलब हाँ। जमानत मिलना मुश्किल। हाँ। 50,000 रुपए का इनाम रखा गया हाँ। और फिर आखिर में गिरफ्तारी हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग से दर्ज किया। हाँ, वो पैसों वाले मामले में। हाँ, बलरामपुर प्रशासन ने जो अवैध निर्माण था वो गिरा दिया और 8,55,000 रुपए की वसूली का नोटिस भी दिया। अच्छा खासा एक्शन हुआ मतलब। हाँ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो उसे राष्ट्र विरोधी कहा और संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए। तो शिकंजा पूरी तरह कस गया। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, एक आदमी जो तावीज बेचता था, उस पर आरोप लगे कि उसने 15 साल तक रैकेट चलाया। हाँ। 1000 से ज्यादा लोगों का कथित धर्म परिवर्तन कराया, वो भी एक रेट लिस्ट के साथ। हाँ। सैकड़ों करोड़ की विदेशी फंडिंग हवाला के जरिए लाया, अरबों की संपत्ति बनाई और माफिया और राजनीतिक कनेक्शन भी रखे। और आखिर में कानून के शिकंजे में आया, संपत्तियां जब्त हुई। बिल्कुल। देखिए, ये मामला सिर्फ तावीज या धर्म परिवर्तन का तो नहीं लगता, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल है। हाँ, ऐसा ही लगता है। जो दस्तावेज हैं वो इशारा करते हैं एक ऐसे जाल की तरफ जिसमें कथित तौर पर विदेशी पैसा है, संगठित अपराध है, समाज के ताने बाने को बदलने का एक एजेंडा नजर आता है और शायद राजनीतिक रसूख भी। हाँ। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार, कानून व्यवस्था, इन सब से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं लगती, ये किसी बड़े सिंडिकेट के पर्दाफाश जैसा ज्यादा लगता है। सही कहा। और आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि आस्था और भरोसे की आड़ लेकर ऐसे नेटवर्क समाज में कितनी गहरी जड़ें जमा सकते हैं। बिल्कुल। जिनमें अपराध, कथित जबरदस्ती धर्मांतरण, विदेशी पैसा, राजनीति, सब कुछ कैसे घुल मिल जाता है। हाँ, और ये हमारे समाज की किन कमजोरियों को, किन दरारों को दिखाता है जिन पे शायद हमें और ध्यान देने की जरूरत है।